सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। चलो बनते रहिए। आज हम क्लास लेकर हैं साथियों आपके लिए राजस्थान इतिहास की, यानी बात करें राजस्थान जीके के संदर्भ में। काफ़ी टाइम से कुछ क्लासें अपलोड नहीं हो पा रही है साथियों, टाइम की वजह से। तो उसको देखते हुए अब हम वापस रेगुलर इसी चैनल पे क्लासें अपलोड करते रहेंगे। साथ में आपको पता है कि इस चैनल पे आपको ऑफिशियल न्यूज़ तो मिलती रहती है। और अब रिट पात्रता एग्ज़ाम हो चुका है, अब वापस शिक्षक भर्ती के लिए आपको पता है रिट की और थर्ड ग्रेड जो भर्ती है BST CPTT वगैरह जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम है जिसके अंदर जो राजस्थान जीके दे रखा उसके संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक से पढ़ेंगे साथियों, आराम से सिंपल नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स आपको PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल मैं करवा दूंगा आपको, आप आराम से टेंशन मत लीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप एक बार दो क्लासेस ठीक है उसके अकॉर्डिंग लेके आएंगे साथियों। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसका नाम रहेगा इतिहास का हम परिचय। बेसिक इतिहास क्या चीज़ है उसके बारे में बेसिक डिटेल से हम परिचय करेंगे साथियों। तो ये सभी क्लासें आपके लिए निःशुल्क रहेगी, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा साथियों। संपूर्ण राजस्थान इतिहास इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान इतिहास की, उसमें जाके देख लीजिए। आज 1 नंबर क्लास है वो अपलोड हो जाएगी। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो साथियों तो सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी आगामी नोटिफिकेशन है उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और न्यूज़ है सबसे पहले आपको मिल सके। आपको पता है ऑफिशियल न्यूज़ इसी चैनल पर आपको मिलती है। तो संपूर्ण राजस्थान इतिहास इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में हम आराम से बात कर लेते हैं साथियों। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आराम से। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की कि इतिहास क्या चीज़ है, ठीक है। तो इतिहास का अर्थ समझते हैं। तो इतिहास का अर्थ क्या होता है, यानी इतिहास का अर्थ होता है इति यानी पहले और हास यानी जो घटित हुआ हो, यानी जो पहले घटित हो चुका हो, जो पहले घटना हो चुकी हो वो इतिहास कहलाती है। जितनी भी जो घटना घटित हो चुकी है, जो पहले हो चुका है, ठीक है, वो इतिहास कहलाता है। अब उसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि इतिहास सबसे पहले हम विश्व के इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद में हम भारत के इतिहास की बात करें, उसके बारे में उसके आधार पर हम जो राजस्थान के इतिहास की आराम से बात करेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। चलो आगे हम सबसे पहले विश्व के इतिहास की बात कर लेते हैं कि विश्व के इतिहास के जनक कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप जनक के, तो जनक था हेरोडोटस। कौन सा, अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यही ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, कि विश्व इतिहास के जनक किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को जनक कहा जाता है। बात करें ये भारत में कब आए थे तो ये 5वीं शताब्दी के अंदर ये भारत में उनका आगमन हुआ था, ठीक है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक उसको पूछा जाता है, तो आप उस प्रसिद्ध पुस्तक का भी नाम ध्यान रखें। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, यानी ठीक है हेरोडोटस इसकी पुस्तक हिस्टोरिका। आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन बताइए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। हस्तलिखित नोट से आराम से समझ में आ जाएंगे साथियों। फिर ये बात करें हिस्टोरिका, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भारत और जो फारस है उसके मध्य जो संबंध है उसके बारे में बता रखा है पूरी इस किताब के अंदर। और ये एक यूनानी ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि साथियों एक एक लाइन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे इसी में से यहाँ नोट्स में से उठाए जाते हैं। आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो संदर्भ में विश्व इतिहास। अब हम आगे बात करने वाले हैं भारत के इतिहास में कि भारत का इतिहास कैसा और कहाँ से आया था, ठीक है। तो भारत के इतिहास की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए भारत का इतिहास, सबसे पहले जनक की बात करते हैं, ठीक है। तो जनक कौन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे इसके जनक। शॉर्ट में आप डायरेक्ट वेद व्यास भी याद रख सकते हो और आपकी इच्छा है, ठीक है। वो पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे, ठीक है। इन्होंने किसकी रचना की थी, इन्होंने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और बात करें रामायण की तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। यह बेसिक चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन बनता है तो एक आधार पर आप पढ़ सकते हो कि वन लाइनर जो नोट्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन तो आपको वन लाइनर के रूप में ये लिखे गए हैं, वहीं से सीधा क्वेश्चन बनता है। तो जो महाभारत है उसका जो प्राचीन नाम अगर पूछ ले तो जय संहिता, ठीक है। जय संहिता इसका प्राचीन नाम था, ठीक है। और इसके महाभारत की युद्ध की बात करें, पता है आपको, आप इतिहास तो देखे हुए महाभारत, उसका युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र कहाँ पर था, आपके हरियाणा के अंदर, ठीक है। और इसी महाभारत के अंदर इस जो ग्रंथ के अंदर बताइए, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभारत, इसके अंदर बात करते हैं 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोकों की बात करें, 1 लाख है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी ध्यान रखना आ सकता है क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो वापस रिपीट होने की 100% संभावना होती है। फारसी अनुवाद किसने किया था,
फारसी अनुवाद, तो उसका तो नाम याद रखना, अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। और जो फारसी अनुवाद क्या कहलाता था, किस में किया था, वो कहलाता रज़्मनामा। क्या कहलाता है, रज़्मनामा। ये आपको यहाँ से याद रखना है कि इसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, रज़्मनामा। किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूं ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, कुल पर्व की बात करें तो कुल इसके अंदर पर्व आपके 18 हो जाएंगे। कितने पर्व हो जाएंगे, 18 पर्व आपको याद रखना है। छठा पर्व में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता का उल्लेख। और छठा पर्व कौन सा है, उसका नाम पूछ ले तो भीष्म पर्व। इसका नाम कौन सा है, भीष्म पर्व। ये तो आपको याद रखना, 18 पर्व है महाभारत के अंदर, टोटल पर्व 18। छठा पर्व है भीष्म पर्व, और जिसमें किसका उल्लेख किया गया, गीता का उल्लेख किया। ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिक ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, गीता जयंती कब मनाई जाती है, 13 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाती है। और माह की बात करें तो मार्गशीर्ष माह में मनाई जाती है। ये तो थी। अब मेरे बात करते हैं साथियों भारत के इतिहास की संदर्भ। अब भारत के जो अन्य नाम क्या क्या हैं उसके बारे में हम बेसिक डिटेल आराम से देख लेते हैं, वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर भारत के अन्य नाम के अंदर सबसे पहला नाम आता है आर्यवर्त। यानी भारत का नाम आर्यवर्त क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, किस आधार पर रखा गया। तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ आता ना, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कुलीन। ठीक है, जो श्रेष्ठ है उन्हीं को आर्य कहा गया। वे स्थान जो श्रेष्ठतम लोगों से गिरा हुआ हो वे आर्यवर्त कहलाता है। ठीक है, वे स्थान जो श्रेष्ठतम लोगों से गिरा हुआ वे क्या कहलाता है, आर्यवर्त। यानी जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं वे आर्य कहलाता है। ठीक है, और इसका जो पता यानी आर्यवर्त भारत का नाम है, पूरा नाम। इसका पता कैसे चलता है, तो इसका पता वेदों के द्वारा चलता था और वैदिक काल में इसका पता चला गया था। ठीक है, एक नंबर बात लगी। दूसरी हम बात देखते हैं यहाँ पर जम्बूद्वीप। ठीक है, यहाँ जम्बूद्वीप की बात देखते हैं कि भारत का दूसरा नाम क्या है। भारत को जम्बूद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। जम्बूद्वीप है ना, जामुन का द्वीप। ठीक है, ये नाम बौद्ध ग्रंथों से मिलता है। किससे मिलता है, बौद्ध ग्रंथों से। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं आपके। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि भारत का निम्न में से अन्य नाम नहीं है, तो आर्यवर्त दे दिया, जम्बूद्वीप दे दिया, एक और दूसरा दे दिया, और फिर तीसरा अन्य दे सकते हैं। ठीक है, उसके आधार पर याद रखना आपको भारत के अन्य नाम कौन से, जम्बूद्वीप है, आर्यवर्त है, ठीक है, भारत है। उसके आधार पर आपको कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, आप एक छोटा सा नोट ध्यान में रखना कि मनुष्य के सर्वप्रथम पूजा जाने वाला व्यक्ति कौन था, मनुष्य के रूप में। ठीक है, तो भगवान महात्मा गौतम बुद्ध थे ना, उनको सर्वप्रथम मनुष्य के रूप में पूजा गया था। ठीक है, जो इनकी जिसे क्या बोलते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध को बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। अब इनके बात करें जन्म ज्ञान मृत्यु की, ये भी आप बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, इस आधार पर मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे हम बात करते हैं भारत का तीसरा नाम, यानी भारत को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारत का तीसरा नाम है भारत। भारत कैसे पड़ा, तो भारत के इसके 2 मत माने जाते हैं। कितने मत माने जाते हैं, 2। पहला है भरतजन। भरतजन कबीला था, उस कबीले के आधार पर भारत का नाम क्या पड़ा था, भारत। ठीक है, भरतजन कबीले के आधार पर, ये तो मत पहला था। ठीक है, दूसरा मत ये कहा गया है कि कौरव वंश के शासक राजा दुष्यंत का एक पुत्र भरत था, उस भरत के नाम पर यह भारत था, क्योंकि वो भरत था पहला चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण। कैसा, पहला चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण। कौन, कौरव वंश के शासक राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, वह भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, भारत। ये 2 मत है, आपको एग्जाम में कहीं नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको याद रखना भारत, भारत का अन्य नाम इंडिया वगैरह, हिंदुस्तान वगैरह जो, ठीक है ना, आर्यवर्त, वे आपको नाम याद रखने। अगले हम बात करते हैं हिंदुस्तान, यानी भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये नाम ईरानियों की देन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना था कि हिंदुस्तान किसकी देन है, भारत में हिंदुस्तान नाम किसके आधार पर पड़ा था, तो ये ईरानियों की देन है। ईरानियों के आधार पर हिंदुस्तान नाम बनाया गया था। ठीक है, अब ये प्रचलन में कब आया था, तो याद रखना आपको 7वीं शताब्दी में आया था, और इसका जो उल्लेख है 7वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था, लेकिन इसके उल्लेख शूशा अभिलेख, कौन सा अभिलेख था, शूशा का अभिलेख, जो राजा डेरियस के प्रथम के समय का अभिलेख माना जाता है। ठीक है, ये तो था आपके चौथा नाम। अब हम बात कर लेते हैं आगे, भारत का अन्य और कौन सा नाम है, तो भारत का अन्य नाम है, 5वां नाम है इंडिया। इंडिया किसकी देन है, यूनानियों की। ठीक है, ये किसकी देन है, यूनानियों की, ये आपको याद रखना है। और सिंधु नदी यानी इंडस नदी को कहा गया है। ठीक है, इंडिया किसको कहा है, सिंधु नदी, जो इंडस नदी होता है, इंडस, सिंधु नदी का पूरा नाम क्या बताया, इंडस नदी, उसके आधार पर इसका नाम क्या बनाया गया है, इंडिया। क्योंकि भारत को पता है आपको, सब भारत के जो ऊपर से उत्तर में पूरी सिंधु नदी बहती है। ठीक है, और सिंधु नदी को दूसरा नाम क्या है, इंडस नदी, और इस इंडस नदी के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, इंडिया। और किसकी देन थी, यूनानियों की देन थी।
ये 5 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले नाम की हम बात करते हैं। अगला नाम है भारत का सिंधुको। कौन सा नाम है? सिंधुको। इसका अर्थ होता है सिंधु नदी का देश। क्या है? सिंधु नदी का देश। और 7वां नाम आप याद रखना, तिएनचु। तिएनचु, ठीक है, इसका अर्थ होता है देवताओं की भूमि। सिंधुको का अर्थ होता है सिंधु नदी का देश और तिएनचु का अर्थ होता है देवताओं की भूमि। दोनों किसका याद है? चीनी यात्रियों का, ठीक है। सिंधु उटपटांग नाम आपको पता है, उटपटांग नाम ऐसे नजर आ रहे हैं, इसलिए किन्होंने दिया? चीनियों ने दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम विश्व के इतिहास की बात कर ली, भारत के इतिहास की बात कर ली। आगे संदर्भ में हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की, कि राजस्थान का इतिहास किस तरह से क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान इतिहास के जनक की बात कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे? तो राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड माने जाते हैं, ठीक है। अब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक है, तो उनका बेसिक परिचय हमें पता होना चाहिए। जन्म 20 मार्च 1782 इंग्लैंड में। डेट कभी नहीं पूछी जाती है, आपको याद रखना, इंग्लैंड में जन्म थे। और ये राजस्थान के जितने भी एग्जाम थे सभी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, ये इनका उपनाम है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये कर्नल जेम्स टोड भारत में कब आए थे, फिर इनकी राजस्थान में एंट्री कब हुई थी, ठीक है। तो भारत में एंट्री कब ली थी इन्होंने? तो भारत में ली थी 1799 में। कब ली थी? 1799 में। बंगाल में सर्वप्रथम आए थे कौन? कर्नल जेम्स टोड। कब आए थे? 1799 में, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उस टाइम ये बंगाल के अंदर एंट्री ले ली थी इन्होंने, सर्वप्रथम भारत में आए थे। और बात करें राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में कब ये प्रवेश किया? तो 1817 से 1822 के मध्य में इन्होंने प्रवेश किया था। मेवाड़, कोटा, फिर बूंदी। सर्वप्रथम मेवाड़ आए, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सिरोही में पीए बन गए, यानी पॉलिटेक्निक एजेंट। पीए को बोलते हैं पॉलिटेक्निकल एजेंट के रूप में ये भारत आए थे, ठीक है। और वैसे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे माना जाता है, ठीक है। मत 2 थे, आपको पता है, मेवाड़ और वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। आगे हम बात करते हैं 1823 में विदेश वापस चले गए थे, ठीक है। आए कब थे? 1817 से 22 के मध्य में ये इनकी माना जाता आए थे। फिर 1823 के अंदर ये वापस विदेश चले गए थे। और विदेश जाते समय इनके पास एक अभिलेख था, मानमोडी का अभिलेख। मानमोडी का अभिलेख था और उसको वापस विदेश जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आया हुआ है राजस्थान पुलिस और पटवारी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि मानमोडी का अभिलेख समुद्र में किसने फेंका था, या कि मानमोडी का अभिलेख किसका है? तो कर्नल जेम्स टोड का, ठीक है। और आगे ये नोट्स याद रखना आपको कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था। ये आपको संदर्भ में ध्यान रखना है। अब हम इनके प्रमुख ग्रंथ की बात कर लें कि कर्नल जेम्स टोड के प्रमुख ग्रंथ, जो बेसिक नोट्स या आपको फैक्ट नजर आते हैं, तो साथियों पता है मैं आपको ये नोट्स के अंदर रूप में लिख देता हूँ, तो आप भी पढ़ लीजिए आराम से। देख दिया हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा ओझा। ये मेरे को याद आया था और मोस्ट क्वेश्चन था, इसको मैंने नोट्स के ऊपर लिख दिया, आराम से आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और वैसे आपको कहीं कहीं आराम से करेक्शन किया हुआ मिलेगा, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन है इसके आधार पर। तो इनके ग्रंथ प्रमुख देखिए, इनकी किताब थी द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1829 में लिखा गया था। भाग इसके 2 हैं। कितने भाग है? 2 अध्याय इसके 85 है। ज़्यादा डीपली पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, आप तो बस नाम याद रख सकते हैं। और ज़्यादा जो डीपली एग्जाम में उसकी तैयारी करो उनको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में इसमें इसका वर्णन किया गया, और मेवाड़ के जो जितने भी शासक थे उनका इसमें वर्णन किया गया। कौन सी? द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये प्रथम भाग था। कौन सा भाग था? प्रथम भाग था। और दूसरा भाग की बात करें तो दूसरा भाग इसमें था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा? द सेंट्रल स्टेट राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका दूसरा भाग था। अब देखो मेन चीज आपको याद रखना है, प्रथम भाग ये, दूसरा भाग ये, दोनों का संपादन किसने किया था? विलियम क्रुक ने किया था। ये प्रथम भाग, ये दूसरा भाग, दोनों का संपादन किसने किया था? विलियम क्रुक ने किया था, ठीक है। अब इनका जो बात करते हैं, देखो अपने गुरु, इसका यहाँ पर याद रखना, अपने गुरु जैनमती, क्या, ठीक है, जैनयति ज्ञानचंद को समर्पित था। कौन सा? पहला भाग था, ठीक है। और ये कहाँ के थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के। उनके गुरु ज्ञानचंद कहाँ के थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे, और उनको ये समर्पित था। आगे हम बात कर लेते हैं दूसरे भाग में। इन्होंने इसमें वर्णन किसका मिलता है? दूसरा भाग 1832 में लिखा गया। मारवाड़, जालोर, अजमेर, सिरोही, हाड़ौती क्षेत्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। 18 नवंबर 1835 में इनकी मृत्यु हो गई 53 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ये इनकी बात हो गई थी फर्स्ट भाग। दूसरे भाग वो किताब की। अब इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका क्या नाम है?
द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी हिंदी में इसको बात करें पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, ठीक है, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये आप ध्यान में रखना है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम में पूछी गई है। कब लिखी गई थी? 1839 में। इसका संपादन इनकी पत्नी ने किया था, क्लटबर्ग ने किया था। क्लटबर्ग ने इसका संपादन किया था। इसमें क्या है कि राजस्थान के जितने भी मंदिर है, रीति रिवाज है, इनका वर्णन मिलता है। ये आपको किताब ध्यान रखनी है, इनकी पत्नी के द्वारा संपादन की गई थी, ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। कथन क्या है? कथन क्या है कि राजस्थान का कोई छोटा सा राज्य भी एक ऐसा नहीं है, कि राजस्थान का कोई छोटा सा भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ थर्मोपली जैसी रणभूमि और राय, जहाँ शायद ही कोई ऐसा, एक मिनट मैं आपको नज़र नहीं आ रहा, ऊपर लेके आराम से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, यानी एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन लिख देगा और एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, फिर 3-4 इतिहासकारों का नाम लिख जाएंगे। तो अब यह आपको ध्यान रखना कि राजस्थान का कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जहाँ पर थर्मोपली जैसी रणभूमि नहीं है हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जहाँ लियोडोनानिस जैसा कोई वीर पुरुष उत्पन्न ना हुआ, ठीक है। ये कथन किसका था? ये कथन था कर्नल जेम्स टोड का। किसका कथन था? ये कर्नल जेम्स टोड का कथन था। आगे हम एक मोस्ट फैक्ट बात कर लेते हैं। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अजमेर के बोरासवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ नाम रख दिया गया था। कर्नल जेम्स टोड के नाम के आधार पर उसका जो अजमेर का बोरासवाड़ा है उसका नाम टोडगढ़ रख दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी कर्नल जेम्स टोड की। तो 24 वर्ष भारत में, 22 वर्ष राजस्थान में बिताए थे, ठीक है। 2 साल बाहर रहे थे, मतलब राजस्थान में ज़्यादातर उन्होंने समय है ना 24 वर्ष रहे थे भारत में, जिनमें से 22 साल यानी 22 वर्ष पूरे कहाँ बताए थे? राजस्थान में। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। राजस्थान इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो ये देखो 1 लाइनर के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुआ है उसी आधार पर, ठीक है। ध्यान रखना कि राजस्थान इतिहास को सर्वप्रथम लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड थे। अब कर्नल जेम्स टोड के कुछ कथन आपको याद रखना था। महत्वपूर्ण कथन मैंने लिखवा दिया था वो, और अन्य कथन क्या है, इन्होंने किन के बारे में क्या कहा गया है कर्नल जेम्स टोड के बारे में, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इनके द्वारा किए गए 7 कथन, आप ध्यान में रखना क्या कहा उन्होंने। तो सर्वप्रथम देखिए माउंट आबू को क्या कहा था? तो माउंट आबू को हिंदू ओलंपस का क्या कहा? हिंदू ओलंपस। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हिंदू ओलंपस, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहने वाले व्यक्ति कौन थे? 4 इतिहासकार दे देंगे, आपको गलत बताना है। तो इसका आपको याद रखना, हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहने वाले कर्नल जेम्स टोड थे, ठीक है। फिर हल्दी घाटी को इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपली कहा। हल्दी घाटी को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपली। और जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसको कहा मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। फिर गुरु शिखर को इन्होंने क्या कहा? संतों का शिखर कहा। बूंदी के जो राजप्रसादों को राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ बताया, ठीक है। बूंदी के जितने भी राजप्रसाद है उनको क्या बताया? राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ बताया। और कोटा दुर्ग के जो परकोटा उसको भी सर्वश्रेष्ठ बताया। कोटा दुर्ग का परकोटा को सर्वश्रेष्ठ बताया था। विजय स्तंभ की तुलना किससे की गई थी? कुतुब मीनार से की गई। किससे की गई? कुतुब मीनार से। ये इनका फैक्ट है, कथन है, जो आपको याद में रखने 6-7 हैं, बस आपको ध्यान में रखने। यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं इतिहास सामग्री को संग्रहित करने में टोड की सर्वाधिक, देखो यहाँ फिक्ट 1 लाइनर के रूप में लिखा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो इतिहास से संबंधित जितनी भी सामग्री इन्होंने इकट्ठी की थी ना, इतिहास बनाया था, तो इनके गुरु थे ज्ञानचंद। मैंने आगे भी बताया वो पहला ग्रंथ इनको ज्ञानचंद को समर्पित था। उसी के आधार पर देखो ये जितनी भी सहायता की थी इतिहास के संदर्भ में इकट्ठा करना है, ठीक है, लेख है वगैरह है जो भी है, तो इनके गुरु ज्ञानचंद है, उन्होंने इनकी सहायता की थी। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोड साहब का जीवन चरित्र पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी थी, ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है टोड साहब का इतिहास। ये थी कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ कथन, ठीक है साथियों। ये इतिहास के बारे में बात की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी
और बात कर लेते हैं राजस्थान इतिहास में क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में लिखने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? मुणोत नेनसी थे। यानी राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से लिखने वाला पहला व्यक्ति मुणोत नेनसी था। महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में ये रहते थे 1638 से 78 के संदर्भ में बात कर लेते हैं, जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं देवी मुंशी प्रसाद को राजस्थान राजपूताने का अबुल फजल का किसने कहा था? देवी मुंशी प्रसाद ने किसे कहा गया था? मुणोत नेनसी को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से ध्यान रखने ना आप कि मुणोत नेनसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा? तो देवी मुंशी प्रसाद ने। देवी मुंशी प्रसाद ने किसको कहा था? मुणोत नेनसी को। क्या कहा था? कि राजपूताने का अबुल फजल। और इनके प्रमुख 2 ग्रंथ है मुणोत नेनसी के, वो भी आप ध्यान में रखना है। पहला ग्रंथ है मारवाड़ प्रगनारी विगत, मारवाड़ प्रगनारी विगत, जिसे क्या कहा था? राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर उपनाम दिया गया किसको? मारवाड़ प्रगनारी विगत। दूसरा इनका ग्रंथ है नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात। वैसे बात कर रहे हैं नैनसिरी ख्यात तो 16वीं शताब्दी में भाट और चारण जाति के द्वारा लिखी गई ख्यात है, लेकिन ये एक अपवाद के रूप में मिलता है। एक ख्यात है नैनसिरी ख्यात जो मुणोत नेनसी के द्वारा लिखी गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं इसके इतिहास के संदर्भ में जॉर्ज थॉमस, ठीक है। जॉर्ज थॉमस के बारे में राजस्थान के परिचय, बेसिक परिचय। देखो मैंने कहा था ना आपको जो फैक्ट नज़र आते हैं ना वो मैं नोट्स ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना बेसिक चीज़ें। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस, कभी कन्फ्यूजन मत होना है। राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले लेखक जॉर्ज थॉमस। ये साथियों PDF इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा मटेरियल मिल जाता है स्टडी, ठीक है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर PDF भी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। जॉर्ज थॉमस के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में क्या कहा गया था? तो सर्वप्रथम ये कहाँ के निवासी थे? तो आयरलैंड के निवासी थे। कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस जानकारी के रूप में याद ध्यान रखना है कि आयरलैंड के निवासी है। सन 1800 में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग किया था। एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मोस्ट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, आपको बस उसको याद करके जाना है, ठीक है। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में। अब देखो इनकी संदर्भ में बात करें तो ये फैक्ट था। सर्वप्रथम ये शेखावटी में आए थे 1758 में और 1799 में फतेहपुर के युद्ध में उन्होंने जयपुर शासक प्रताप सिंह से किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, ठीक है। ये बेसिक में ध्यान रखना आपको। आगे हम बात कर लेते कुछ इनके बारे में। तो 1805 के अंदर द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज, ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध किताब विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। इसमें लिखा है कि थॉमस पहला व्यक्ति है जिन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। जब उस किताब का संदर्भ में बात कर लेते हैं, देखिए 1805 सन कौन सी? 1805 किताब है द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज की। किताब किसकी? विलियम फ्रैंकलिन की है। इस किताब में क्या लिखा गया है? इस किताब में ये लिखा गया है कि थॉमस पहला व्यक्ति है जिन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था प्रयोग? सन 1800 ईस्वी में प्रयोग किया था राजपूताना शब्द का। किसने किया था? थॉमस ने। किसमें लिखा हुआ है? द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज किताब में लिखा हुआ था। और किसकी किताब है? विलियम फ्रैंकलिन की किताब है। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के नाम की बात करें साथियों तो राजस्थान के नाम के संदर्भ में आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान के नाम यानी रामायण, रामायण राजस्थान का रामायण में क्या नाम मिलता है? मरुकांतर। यानी राजस्थान का मरुकांतर नाम किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण में मिलता है। ब्रह्मवर्त किस में मिलता है? ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। आगे हम बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम मिलता है? तो खिमड़ माता, बसंतगढ़ का जो शिलालेख है खिमड़ माता मंदिर सिरोही, ये राजस्थान राजा ब्रह्मलात का समय का है। उसमें मिलता है राजस्थानादित्य शब्द। राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है जो 625 ईस्वी का था। और ये ग्रंथ खिमल माता मंदिर सिरोही के अंदर है, राजा ब्रह्मलात के समय का ये ग्रंथ है, ठीक है। और इस ग्रंथ के अंदर ये बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें सामंत प्रथा की भी जानकारी बताई गई है। ये आपको बेसिक से ध्यान रखना। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थानादित्य शब्द किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और ये आपको नोट यहाँ पर भी याद ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख 1829 कर्नल जेम्स टोड ने किया था, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने किया था। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी साथियों, आराम से देख सकते हो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसीलिए मैं ये आपके यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द उल्लेख एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। तो राजस्थान शब्द उल्लेख चरण कब हुआ था?
25 मार्च 1948 में। फिर बात करें राजस्थान का उल्लेख सर्वप्रथम भारतीय संविधान में कब मिलता है, तो 26 जनवरी 1950 में राजस्थान का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। ये हम बात कर लेते हैं साथियों आज के राजस्थान के इतिहास का जो बेसिक परिचय था। ठीक है, हम कल लेके आएंगे सेकंड क्लास के अंदर राजस्थान के इतिहास के स्रोत, उसके आधार पर पीडीएफ के रूप में इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको सिंपल सा लिखने की आवश्यकता नहीं हो, बस आपको एक बार रिवीजन रीडिंग मारने की आवश्यकता रहेगी। आराम से टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपने कम समय में ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध हो सके। साथियों अगर क्लास आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों को बता दीजिए राजस्थान इतिहास की अच्छे से क्लास चल रही है। सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। साथियों धन्यवाद, आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई और इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं आपके अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।